देखती आंखों सुनते कानों को प्रोफेसर ज़ियाउल हक का सलाम। आज हम डिस्कस करेंगे यूनिवर्सिटी ऑफ द पंजाब डिस्क्रीट मैथ आईटी 2019 का ये पेपर है और कोर्स कोड है जिसका 231/IT और 21404। ये 2023 में यानी जो नेक्स्ट हमारे पेपर होगा ये अब सेकंड सेमेस्टर में ये कोर्स चला गया है। इससे पहले 2022 और उससे पहले थर्ड सेमेस्टर में होता था। नाउ ऑनवर्ड जो है ये सारा हमारा सेकंड सेमेस्टर में आ जाएगा। तो आइए अल्लाह का नाम लेकर ये पेपर हम शुरू करते हैं, डिस्कस करते हैं, देखते हैं इसमें क्या है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। MCQs का पोर्शन है जी। क्वेश्चन नंबर 1 पहला MCQs है द निगेशन ऑफ द कंडीशनल स्टेटमेंट E implies Q। ये इम्प्लीकेशन की स्टेटमेंट है जी। इसका जो निगेशन होता है वो होता है P एंड निगेशन Q। ये लॉजिकली दोनों स्टेटमेंट जो हैं वो इक्वल होती हैं, इसलिए इसका निगेशन जो है वो सेकंड ऑप्शन B आ जाएगी। P एंड निगेशन Q, ये इम्प्लीकेशन के केस में निगेशन इसका ये आता है। यानी निगेशन ऐसे होता है कि निगेशन P इम्प्लाइज Q। इसका हम लिखेंगे जी निगेशन P एंड निगेशन Q। क्वेश्चन नंबर 2 है जी। इफ़ A इज़ इक्वल टू 1 2 3 देन द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ A। पावर सेट ऑफ A नंबर ऑफ एलिमेंट्स के लिए फार्मूला होता है 2⁻n। अगर किसी सेट में n एलिमेंट्स हैं उसके पावर सेट में 2⁻n एलिमेंट्स आएंगे। यहाँ चूँकि 3 एलिमेंट्स आ रहे हैं तो 2⁻3 जो कि ऑप्शन B आ रही है। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 3 कंसिडर द रिलेशन। ये एक हमें रिलेशन गिवन है, ये सिमेट्रिक है, रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है या इररिफ्लेक्सिव है, ये बताना है। सिमेट्रिक रिलेशन ये होता है कि अगर हमारे पास 1,4 बिलोंग करता है इस रिलेशन को तो 4,1 भी बिलोंग करना चाहिए रिलेशन में। लेकिन आप देखिए कहीं पर भी 4,1 नहीं आ रहा, इसलिए ये सिमेट्रिक नहीं हो सकता। रिफ्लेक्सिव ये होता है कि सारे एलिमेंट्स के लिए अगर 1 एलिमेंट्स है एलिमेंट तो इसका इमेज भी इसी रिलेशन के अंदर बिलोंग करना चाहिए। यानी एलिमेंट्स और इमेज जो है वो सेम होने चाहिए। यहाँ कहीं पर भी 1 1 2 2 3 3 4 4 हमें नज़र नहीं आ रहा, इसलिए ये रिफ्लेक्सिव भी नहीं है। और जो रिफ्लेक्सिव ना हो उसे हम क्या बोलते हैं, इररिफ्लेक्सिव रिलेशन। और ट्रांजिटिव के केस में ये होता है कि अगर A, B बिलोंग करते हैं R को और B, C बिलोंग करते हैं R को, इम्प्लाइज A, C बिलोंग करने चाहिए R को। लेकिन इसमें अगर आप देखिए 2,3 ये बिलोंग कर रहा है R को और 3,1 बिलोंग कर रहा है R को, तो 2,1 ये भी बिलोंग करना चाहिए R को। लेकिन कहीं पर भी 2,1 नहीं आ रहा, ये ट्रांजिटिव भी नहीं है, तो इसके अंदर जो हमारे पास राइट ऑप्शन आ जाएगी वो D कि ये इररिफ्लेक्सिव है रिलेशन। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन 4 8th टर्म ऑफ द फॉलोइंग ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। ये हमें ज्योमेट्रिक सीक्वेंस दिया गया, इसकी 8th टर्म बतानी है, जबकि इसकी फर्स्ट टर्म अगर आप देखिए तो ये 4 आ रही है। और कॉमन रेशो ऐसे निकालते हैं, कोई सी टर्म लेकर पिछली टर्म पे आप डिवाइड कर दें तो इसमें R की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, 3। चाहे आप 36 को 12 पे डिवाइड करें तब भी R की वैल्यू 3 आएगी। और इसमें AN निकालने के लिए फार्मूला होता है A1 R की पावर n-1। और हमने कौन सी टर्म निकालनी है थी, 8th टर्म, तो A8 बराबर हो जाएगा A1 की वैल्यू 4 है, R की वैल्यू 3 है और उसकी पावर 8-1 यानी 4 × 3 की पावर 7। इसे मैंने कैलकुलेट किया है तो हमारे पास ऑप्शन जो है वो A आती है, 8 7 4 8। यानी आप 3 की पावर 7 कैलकुलेट कीजिए, जो उसका आंसर आए उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो इसमें राइट ऑप्शन A आ जाएगी। नेक्स्ट है जी 1 10 10 स्क्वेयर 10 क्यूब 10 रेज़ पावर 10 रेज़ टू पावर 4 10 रेज़ पावर 5 इस। ये क्या चीज़ है हमारे पास, अरिथमेटिक सीरीज़ है, ज्योमेट्रिक सीरीज़ है, अरिथमेटिक सीक्वेंस है, ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है। भाई सीरीज़ नहीं हो सकती, सीरीज़ में टर्म्स के दरमियान में साइन होता है पॉजिटिव या नेगेटिव, इसमें कॉमाज आ रहे हैं इसलिए ये सीरीज़ नहीं हो सकती। अब ज्योमेट्रिक सीरीज़ या अरिथमेटिक सीक्वेंस या ज्योमेट्रिक सीक्वेंस क्या होता है, अगर आप देखिए इसमें आप फर्स्ट सेकंड टर्म को डिवाइड करें फर्स्ट पे और थर्ड टर्म को डिवाइड करें सेकंड पे, और इसी तरह जो हमारे पास फोर्थ टर्म है उसे हम डिवाइड करें
सेकंड के ऊपर, तो इन सब में आंसर जो है वो सेम आ रहा है, 10-10 आंसर आ रहा है। और जिसके अंदर ये रेशो सेम आए उस सीक्वेंस को हम बोलते हैं जी ज्योमेट्रिक सीक्वेंस, और जिसमें डिफरेंस सेम आए उसे बोलते हैं अरिथमेटिक सीक्वेंस। लेकिन इसमें डिफरेंस सेम नहीं आ रहा, 10 - 1 करूँगा तो आंसर 9 आ रहा है, जबकि 10 का स्क्वायर होता है जी 100, 100 - 10 करेंगे तो आंसर 90 आ रहा है। डिफरेंस सेम नहीं है, इसलिए ये अरिथमेटिक सीक्वेंस नहीं है बल्कि क्या है, ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है। हमारे पास क्वेश्चन 1 में 6 MCQ है। द टोटल नंबर ऑफ 1 to 1 फंक्शन फ्रॉम ए सेट विद 3 एलिमेंट्स। जी एक सेट है, उसमें 3 एलिमेंट्स आ रहे हैं, इसको हम नाम रख देते हैं ए का, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इज़ इक्वल टू 3 विद 4 एलिमेंट्स। और एक और सेट है, इसे बी नाम रख देते हैं, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी इज़ इक्वल टू 4। देन टोटल नंबर ऑफ 1 to 1 फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। ए से बी पर कितने 1 to 1 फंक्शन बनाए जा सकते हैं ये बताना। देखें, अगर ए और बी दो हमारे पास फाइनाइट सेट्स हों और ए के बाद एलिमेंट्स की तादाद m है और बी के पास एलिमेंट्स की तादाद n है, नंबर ऑफ़ 1 to 1 फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, इसके लिए एक फार्मूला है NPN, इसे हम बोलते हैं परमुटेशन। यानी टोटल हमारे पास n है और उसमें से अरेंजमेंट्स जो हमने बनाने हैं वो m के बनाने हैं। तो यहाँ पर अगर हम इसी फार्मूले को देखें तो पहले सेट कौन सा आ रहा है जी, हमारे पास A सेट है, और बाद में सेट कौन सा है B, और B के अंदर जो एलिमेंट्स की तादाद है वो n है, तो यहाँ पर हम 4 लिखेंगे, और A में एलिमेंट्स की तादाद 3 है। 4p3 होता है जी 4, 3 और 2, और 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 12, 12 को 2 से करेंगे तो 24 1 to 1 फंक्शन बनाए जा सकते हैं इसमें। तो इसमें ऑप्शन कौन सी आ जाएगी, ए ऑप्शन, जिसका आंसर है जी 24। इसके लिए आपको जनरल फार्मूला ये याद रखना है, अगर सेट ए में m एलिमेंट्स हैं, नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन ए इज़ इक्वल टू m, नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन b इज़ इक्वल टू n, देन टोटल नंबर ऑफ़ फंक्शन फ्रॉम a टू b इज़ NPM। यानी जो बाद वाला सेट आ रहा है उसे आपने इस पावर में रखना है, और यहाँ जो पहले वाला सेट है उसके एलिमेंट्स की तादाद को बेस में रखना है। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 7 है, इफ़ f ऑफ x इज़ इक्वल टू 2x + 1, इसका इन्वर्स हमने बताना है कि इसका इन्वर्स क्या आएगा। आपने ये जो वेरिएबल और कांस्टेंट है ना, इनके दरमियान का साइन चेंज कर देना। x + 1 है तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, x - 1, और यहाँ जो कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है उसे हम कर देंगे डिवाइड कर देंगे, तो ये हमारे पास उस फंक्शन का इन्वर्स आ जाएगा। तो f इन्वर्स x जो है ऑप्शन कौन सी आ जाएगी, बी। किसी भी फंक्शन का अगर आपने इन्वर्स फाइंड करना है, इनके साइन चेंज कर दीजिए और यहाँ जो कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है उसे आप डिवाइड कर दें, तो इस वक्त राइट ऑप्शन बी आ जाएगी। नेक्स्ट है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8, कंप्यूट द समेशन। ये एक समेशन है, इसे देखना है कि इसका आंसर क्या आएगा। देखते हैं जी सॉल्व करके इसे। आप इसके ऊपर समेशन अप्लाई कर दें। i की वैल्यू पहले 1 से 3 तक है, तो 2 × 1 - 1, फिर प्लस 2 × 2 - 1 थी तीसरी टर्म, 2 × 3 - 1, तो 2 - 1 करेंगे 1 आ जाएगा, 4 - 1 करेंगे 3 आ जाएगा, 6 - 1 करेंगे 5 आ जाएगा। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा जी, 9, जो किस ऑप्शन में आ रहा है, ऑप्शन सी आ। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 9, द टोटल नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट परमुटेशन डैट कैन बी फॉर्म यूजिंग द लेटर ऑफ द वर्ड बेंजीन। ये रिपीटेड परमुटेशन का क्वेश्चन है। इसमें आप पहले टोटल लेटर काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 और 7, यहाँ लिखेंगे 7 फैक्टोरियल। फिर आपने देखना लेटर रिपीट कौन कौन से हो रहे हैं और कितनी दफ़ा हो रहे हैं। अगर हम इस ई को देखें, बी तो इसमें सिर्फ एक ही दफ़ा आ रहा है, इसको छोड़ दें। ई देखेंगे तो 1 2 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है, तो 3 फैक्टोरियल। और दूसरा लेटर अगर आप एन देखें तो ये 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है, तो यहाँ पर 2 फैक्टोरियल। जेड जो है वो सिर्फ एक ही दफ़ा ही आ रहा है, और बी भी एक दफ़ा है, ये 1 फैक्टोरियल। 1 फैक्टोरियल से लिखने की ज़रूरत नहीं। अब 7 फैक्टोरियल को आप लिख सकते हैं 7 6 5 4 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल इंटू 2 इंटू 1। 3 फैक्टोरियल इस 3 फैक्टोरियल से कैंसिल हो जाएगा, और 6 को अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा 30
और 30 को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे या 2 की कटिंग कर दीजिए, 30 को अगर 2 से मल्टीप्लाई किया 60 और 60 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 420 हमारे पास राइट ऑप्शन है जी, जो कि इसमें आ रहा है बी में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, विच टर्म ऑफ द सीक्वेंस इज़ -77। यानी अगर मैं आपसे ये क्वेश्चन करूं, मुझे बताइए 4 इस सीक्वेंस की कौन सी टर्म है, आप कहेंगे फर्स्ट टर्म है। 1 इस सीक्वेंस की कौन सी टर्म है, सेकंड। -2 इस सीक्वेंस की कौन सी टर्म है। इस तरह चलते जाएं, -77 किस टर्म पे जाकर ये आंसर आएगा। यानी बताना ये है कि -77 इसमें कौन सी टर्म बन रही है। तो इसके लिए मैं आपको एक फार्मूला बताता हूँ, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाय कॉमन डिफरेंस और +1। ये नंबर ऑफ़ टर्म फाइंड करने के लिए फार्मूला है। 1 मिनट में आपका MCQ सॉल्व हो जाएगा। लास्ट टर्म इसकी है जी -77 और फर्स्ट टर्म इसके अंदर आ रही है 4 और कॉमन डिफरेंस ये होता है कि आपने कोई सी टर्म लेके पिछली में से माइनस कर देना है। यानी अगर आप 1 में से 4 माइनस करेंगे तो डिफरेंस इसमें -3 और +1। अब -77 और माइनस का 4 ये बन गया जी माइनस का 81 और डिवाइडेड बाय -3 +1। कटिंग करेंगे 27 +1 तो 28। इसमें जो राइट ऑप्शन हमारे पास कौन सी आ जाएगी, सी आ जाएगी। नेक्स्ट पोर्शन है जी इसका शॉर्ट क्वेश्चन का, फिर आगे लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे तो देखते हैं जी आगे। क्वेश्चन 2 का 1 है जी, हाउ मैनी इंटीजर्स फ्रॉम 1 थ्रू 1000 आर मल्टीपल ऑफ 3 और मल्टीपल ऑफ 5। 1 से 1000 तक कितने ऐसे इंटीजर हैं, कितने ऐसे इंटीजर्स होंगे जो मल्टीपल ऑफ 3 भी हैं और साथ साथ मल्टीपल ऑफ 5 भी हैं, उनकी तादाद बतानी है कि वो कितनी है। देखिए इसका सलूशन, सबसे पहले हम लिखते हैं जी मल्टीपल ऑफ 3, जिसमें आ जाएगा 3, 6, 9, 12, 15 एंड सो ऑन, और लास्ट मल्टीपल ऑफ 3 होगा 999। नेक्स्ट हम लिखते हैं मल्टीपल ऑफ 5, 5, 10, 15 एंड सो ऑन, और लास्ट मल्टीपल ऑफ 5 जो आ जाएगा वो 1000 आएगा। आप देखिए मल्टीपल ऑफ 5 में एंडिंग 5 पे हो रही है या 0 पे। 15 है, नेक्स्ट होगा 20, उसका लास्ट डिजिट जो है यूनिट डिजिट वो 0 आ जाएगा। फिर 25, 30, 35, तो इसलिए यहाँ पर मल्टीपल ऑफ 5 में मैंने लास्ट वाला कौन सा लिखा है, 1000। अब इसमें गौर करने की बात ये है कि ये वाला 15 डबल काउंट हो गया, ये मल्टीपल ऑफ 3 के अंदर भी आ रहा है और मल्टीपल ऑफ 15 में भी आ रहा है। इस सेट को हम नाम रख देते हैं जी सेट ए का, और इस सेट को हम नाम रख देते हैं सेट बी का। अब हम देखते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी में कितने आएंगे। इन दोनों में जो कॉमन एलिमेंट्स आ रहे हैं वो हमने लिखने हैं, यानी वो आ जाएगा 15, 30, 45 और ये आएगा 990। 990 ऐसा है जो डिवाइड होगा किस पे, 15 के ऊपर। तो इसे हम लिखेंगे मल्टीपल ऑफ 15। ये एलिमेंट्स आ रहे हैं जो ए इंटरसेक्शन बी में, यानी ये ऐसा नंबर है 990 जो मल्टीपल ऑफ 3 भी है और मल्टीपल ऑफ 5 भी है। ये डबल काउंट हुआ है, इसलिए हमने इनकी इंटरसेक्शन फाइंड आउट कर ली। अब देखना ये है कि ये तादाद के अंदर कितने हैं, तो यहाँ लिखेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए। इस लास्ट इंटीजर को आप इस पे डिवाइड कर दीजिए 3 पे, तो ये तो हमारे पास तादाद में आ जाएंगे 333। और इसी तरह 1000 को डिवाइड कीजिए 5 पे, तो यहाँ लिखेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी। बी में कितने एलिमेंट्स आ जाएंगे जी, वो 200 आ जाएंगे। 1000 को डिवाइड किया 5 पे, इसी तरह 990 को डिवाइड करेंगे 15 पे, और इधर लिखेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 990 डिवाइडेड बाय 15 करेंगे तो हमें ये आंसर मिलता है जी। डिवाइड करके देखते हैं 990 डिवाइडेड बाय 15, 66।
तो यहाँ जो एलिमेंट्स इसके अंदर आएंगे वो तादाद के अंदर कितने हैं 66। हमने बताने हैं मल्टीपल ऑफ 3 और मल्टीपल ऑफ 5। तो यहाँ लिखूंगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी, यहाँ लिखूंगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए और बी। यूनियन और का मतलब जो है वो यूनियन है, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी इसका फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। ये इसका फॉर्मूला है यूनियन के लिए। अब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए हमारे पास जो मल्टीपल ऑफ 3 थे वो है जी 333, और बी में आ रहे हैं 200 और इसमें आ रहे हैं जी 66। अब हम यहाँ पे 333 और 200 इसमें ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 533, और उसमें से हम माइनस करेंगे 66 को तो ये 467। तो 467 ऐसे इंटीजर्स हैं 1 to 1000 which are multiple of 3 और multiple of 5। मल्टीपल ऑफ 3 कहना या मल्टीपल ऑफ 5 या ये भी कह सकते हैं डिविजिबल बाय 3 और डिविजिबल बाय 5। तो क्वेश्चन 1 में राइट आंसर था जी हमारा 467। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन 2 में, टू यूज ट्रूथ टेबल टू शो दैट P and negation Q and negation P और Q is a contradiction। जी इसमें सबसे पहले तो एक ट्रूथ टेबल बनाते हैं, यहाँ पे रखते हैं जी P फिर Q, फिर फाइंड करते हैं निगेशन P और निगेशन Q, फिर फाइंड करेंगे P एंड निगेशन Q, ये जो ब्रैकेट है, और फिर फाइंड करेंगे निगेशन P और Q, और लास्ट इसका कॉलम होगा जी P एंड निगेशन Q एंड निगेशन P और Q। जी बड़ी डिटेल के साथ समझाऊंगा इसे कि किस तरह से लॉजिक का ये क्वेश्चन है। इस P में हम रख लेते हैं जी 2 ट्रू और 2 फॉल्स, और Q के अंदर हम रखेंगे 1 ट्रू 1 फॉल्स, 1 ट्रू और 1 फॉल्स। क्योंकि इसके अंदर 2 स्टेटमेंट्स आ रही है, एक P है और दूसरा Q है। तो 2 रेज़ टू पावर 2 इसमें फार्मूला होता है 2 रेज़ टू पावर n, 2 रेज़ टू पावर 2, 4 रोज इसके अंदर बनेगी। अब निगेशन फाइंड करना है निगेशन P। निगेशन ये होता है कि जो ट्रू होता है उसका कर देते हैं फॉल्स, इस ट्रू का फॉल्स और फॉल्स का हम कर देंगे ट्रू। फिर है जी निगेशन Q, ये जो ट्रू है इसका फॉल्स, फॉल्स का ट्रू, फॉल्स और ट्रू, यानी जो ट्रू है उसको फॉल्स कर देना है और जो फॉल्स है उसको अगर हम ट्रू कर देंगे तो ये हमारे पास कहलाएगा निगेशन। अब फाइंड करना है P एंड निगेशन Q। इस सिंबल को बोलते हैं एंड, और एंड के केस में 2 ट्रू के ऊपर आंसर ट्रू लिखते हैं। एंड के केस में 2 ट्रू के ऊपर आंसर ट्रू लिखते हैं। इसमें एंड फाइंड करना है P एंड निगेशन Q। ये P है, ये निगेशन Q है। अब आप देखिए कहाँ पर 2 ट्रू आ रहे हैं, इस जगह पे 2 ट्रू हैं, सिर्फ इस जगह पे 2 ट्रू हैं। 2 ट्रू के ऊपर आंसर ट्रू लिखेंगे, बाकी सारे जो है वो फॉल्स लिखेंगे। किस केस में? एंड के केस में। अब नेक्स्ट एक कॉलम बनना है ये वाला, निगेशन P और Q। ये निगेशन P है और ये Q है। और के केस में इस सिंबल को बोलते हैं जी और। 2 फॉल्स पे आंसर फॉल्स लिखते हैं। एंड के केस में 2 ट्रू पे ट्रू लिखना था, और के केस में 2 फॉल्स के ऊपर फॉल्स आएगा। 2 फॉल्स ढूंढने हैं, यहाँ पे 2 फॉल्स आ रहे हैं तो इसका आंसर फॉल्स आएगा, और 2 फॉल्स कहीं नहीं है तो बाकी तमाम जो रिजल्ट्स आ जाएंगे वो ट्रू आ जाएंगे। जी नेक्स्ट कॉलम है P एंड निगेशन Q एंड निगेशन P और Q, यानी इन दोनों कॉलम्स के दरमियान में फिर हमारे पास सिंबल कौन सा आ गया जी? एंड का।
और एंड के केस में मैंने आपको बताया दो ट्रू के ऊपर आंसर ट्रू लिखना है। देखिए कहाँ पर दो ट्रू आ रहे हैं, किसी भी जगह पर दो ट्रू नहीं मिल रहे, इसलिए इसे हम सारे रिजल्ट इसके क्या लिखेंगे, फॉल्स। और जिसके सारे रिजल्ट जो हैं वो फॉल्स आ जाए तो फिर वो स्टेटमेंट क्या कहलाती है, कंट्राडिक्शन। तो प्रूव हो गया कि ये स्टेटमेंट हमारे पास कंट्राडिक्शन है। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन 2 का 3 है, फॉर ऑल सबसेट्स ए एंड बी ऑफ यूनिवर्सल सेट यू। यू एक यूनिवर्सल सेट है और ए और बी उसके सबसेट्स हैं। प्रूव दैट ए माइनस बी यूनियन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए। कहते हैं जी इसका प्रूफ लेफ्ट हैंड साइड लिख लें, ए माइनस बी यूनियन ए इंटरसेक्शन बी। ए माइनस बी जो है, ए माइनस बी इसे हम लिख सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, यानी माइनस की जगह पर इंटरसेक्शन आ जाता है और जो दूसरा सेट हो उसका क्या आता है, कॉम्प्लीमेंट। ये सेट का एक रिजल्ट है कि ए माइनस बी बराबर है ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। इसके अलावा ये जो ए इंटरसेक्शन बी है इसे मैं नाम रख देता हूँ एक्स का। तो ये कुछ इस तरह से नेक्स्ट स्टेप आएगा कि ए माइनस बी की जगह हम लिख सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, फिर यूनियन, और इस सारे को हमने नाम रख दिया है सेट एक्स का। अब नेक्स्ट हम लिखेंगे जी ए यूनियन एक्स, ए यूनियन एक्स, फिर इंटरसेक्शन और बी कॉम्प्लीमेंट यूनियन एक्स। इसके ऊपर हमने लगा दिया डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। इसे क्या लिखा है, ए यूनियन एक्स, और नेक्स्ट है जी इंटरसेक्शन, फिर बी कॉम्प्लीमेंट और यूनियन एक्स। अब इनके रिजल्ट्स देखते हैं जी क्या आते हैं। ए यूनियन एक्स, और एक्स हमारा किस चीज़ के बराबर था, ए इंटरसेक्शन बी के। तो यहाँ हम लिखेंगे ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी। और ये बात याद रख लीजिए कि ए इंटरसेक्शन बी, इंटरसेक्शन लेने से हमेशा छोटे सेट बनते हैं। ए इंटरसेक्शन बी सबसेट ए का भी होगा और ए इंटरसेक्शन बी जो है वो सबसेट बी का भी होगा। तो इस ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी चूँकि सबसेट है ए का, यानी ये वाला जो पोर्शन है वो ए का क्या है, सबसेट। इसको आप ऐसे समझिए, अगर मेरे पास है जी ए में एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 और 5, और मैं कहता हूँ कि ए इंटरसेक्शन बी में एलिमेंट्स आए हैं 1 और 2, तो आप देखिए कि ए इंटरसेक्शन बी इस वक्त ए का क्या बना हुआ है, सबसेट बना हुआ है। अब इस सबसेट का हमने यूनियन लेना है ए के साथ। अगर इसका मैं यूनियन ए के साथ करूँ, ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी, यूनियन में हम सारे एलिमेंट्स इकट्ठे कर देते हैं, तो ये आ जाएगा जी 1 इन दोनों के 1 2 3 4 और 5, कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं करना। तो सबसेट के केस में आप देखिए हमने यूनियन लिया है तो वो पूरा सेट हमारे पास किस चीज़ के बराबर आ गया है, ए के। तो यहाँ हम रीज़न ये लिखेंगे कि ए इंटरसेक्शन बी इज़ अ सबसेट ऑफ ए, और चूँकि ये ए का सबसेट है और उसका यूनियन हमने लेना है ए के साथ, तो इसका टोटली आंसर किस चीज़ के बराबर आ जाएगा, ए के। तो इसका मतलब इस पोर्शन को तो हम ए लिख सकते हैं, इंटरसेक्शन। नेक्स्ट हम देखते हैं कि इसका क्या आंसर बनता है, बी कॉम्प्लीमेंट यूनियन एक्स का, बी कॉम्प्लीमेंट यूनियन। भाई एक्स नाम किस चीज़ का था, ए इंटरसेक्शन बी का। अब फिर इसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाएंगे, बी कॉम्प्लीमेंट यूनियन ए, फिर आ जाएगा इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट और यूनियन बी। और किसी भी सेट का उसके कॉम्प्लीमेंट के साथ यूनियन लिया जाए तो वो कौन सा सेट बनता है, यूनिवर्सल सेट। इसका मतलब ये होगा कि हम बी कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी को लिख सकते हैं, कौन सा सेट बन जाएगा जी, यू। और इस सारे सेट का बी कॉम्प्लीमेंट यूनियन ए, उसका हमने जी इंटरसेक्शन लेना है किसके साथ, यूनियन के साथ, यूनिवर्सल सेट के साथ। ऑब्वियसली ये सेट सब सेट्स हैं, ये जो सेट्स हैं ये सब सेट हैं और उनका इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट के साथ लेना है। तो इसका आंसर क्या आएगा, बी कॉम्प्लीमेंट और यूनियन
ए। तो इस बी कॉम्प्लीमेंट यूनियन एक्स का जो आंसर बना है वो बना है जी बी कॉम्प्लीमेंट यूनियन ए। तो इसकी जगह पर मैं लिख सकता हूँ बी कॉम्प्लीमेंट और यूनियन ए। जी अब देखिए आपने इस ए का इंटरसेक्शन लेना है इस सेट के साथ, और फिर हम कहेंगे कि ए जो है वो सब सेट होगा बी कॉम्प्लीमेंट यूनियन ए का। देखिए यूनियन ए का यूनियन किसी भी बी कॉम्प्लीमेंट कोई सेट है उसके साथ लेना है। ऑब्वियसली यूनियन लेने से कोई बड़ा सेट आएगा, बड़ा ना है तो कम से कम इसके इक्वल ज़रूर आएगा। तो ए जो है वो सब सेट है बी कॉम्प्लीमेंट यूनियन ए का। अब सबसेट के केस में आपने देखा अगर सबसेट हो और इंटरसेक्शन लें, यहाँ पर आप देखें ए इंटरसेक्शन बी, या इसको सेट को मैं नाम दूँ सी का। अब आप ज़रा सी का इंटरसेक्शन ए के साथ लीजिए, सी का इंटरसेक्शन ए के साथ, तो आंसर हमारे पास कितना आ गया 1 और 2 आ गया। कोई सेट है जी सी, कोई और नाम रख देते हैं, लेट्स से मैं करता हूँ 4 और 5, ये कोई सेट सी है। इस सी का अगर मैं इंटरसेक्शन लेता हूँ ए के साथ तो मेरे पास आंसर कितना आएगा 4 और 5। यानी सी अगर आप गौर कीजिए तो सी सबसेट है ए का, और सी इंटरसेक्शन ए लेने से आंसर किस चीज़ के बराबर आ रहा है सी के, वो हमेशा सबसेट छोटे वाला सेट आता है। तो आप देखें इस केस के अंदर ए सबसेट है इसका, तो इनके दरमियान में हमने क्या लेनी है जी इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन लेने से हमेशा आंसर सब सेट आता है। तो इस सारे का जो टोटल आंसर है वो किस चीज़ के बराबर आ जाएगा ए के। और यही बात हमने प्रूव करनी थी कि ए माइनस बी यूनियन ए इंटरसेक्शन बी किस चीज़ के बराबर है एक्स के। बस ये बात याद रखिए कि यूनियन लेने से सेट बड़ा बनता है और इंटरसेक्शन लेने से सेट जो है वो छोटा आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन 2 में 4 है, सपोज दैट आर एंड एस आर बाइनरी रिलेशन ऑन ए सेट ए। आर और एस दोनों ही बाइनरी रिलेशन है। बाइनरी रिलेशन का मतलब ये है कि इसके अंदर ऑर्डर पेयर मौजूद होंगे। इफ़ आर एंड एस आर रिफ्लेक्सिव, आर और एस दोनों ही रिफ्लेक्सिव हैं। क्वेश्चन ये कर रहा है क्या इनका इंटरसेक्शन भी रिफ्लेक्सिव होगा या नहीं होगा, ये बताना है। पहले तो आप रिफ्लेक्सिव की प्रॉपर्टी समझ लीजिए। ए कॉमा ए बिलोंग करना चाहिए आर को फॉर एवरी ए इन कैपिटल ए, यानी ये जो ऑर्डर पेयर है ये आर में मौजूद होना चाहिए, और ये ऐसा ऑर्डर पेयर है जिसका एलिमेंट और इमेज दोनों क्या आ रहे हैं सेम आ रहे हैं। ये प्रॉपर्टी होती है रिफ्लेक्सिव की, यानी ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, ए कॉमा ए बिलोंग्स टू एस, ये दोनों ही आर और एस क्या हैं रिफ्लेक्सिव। देखना ये है कि इनका इंटरसेक्शन रिफ्लेक्सिव है या नहीं है। अब आप देखिए ए कॉमा ए आर में आ रहा है, ए कॉमा ए एस में आ रहा है, तो ए कॉमा ए अगर इन दोनों में मौजूद है तो फिर ए कॉमा ए जो होगा वो इनकी इंटरसेक्शन में भी आ जाएगा फॉर एवरी ए इन कैपिटल ए, और यही प्रॉपर्टी किसकी है रिफ्लेक्सिव की। तो ये बात साबित हो गई कि अगर दो बाइनरी रिलेशन आर और एस रिफ्लेक्सिव हैं तो उनका जो इंटरसेक्शन होगा वो भी क्या होगा रिफ्लेक्सिव होगा। अब क्वेश्चन 6 देखिए, फिर देखते हैं इसको 5 को। हाउ मैनी फंक्शंस आर देयर फ्रॉम अ सेट विद 3 एलिमेंट्स। जी एक सेट है जिसके अंदर 3 एलिमेंट्स आ रहे हैं। अगर मैं उस सेट को नाम रख दूं ए का जिसके अंदर 3 एलिमेंट्स हैं, टू द सेट विद 4 एलिमेंट्स, और एक और सेट बी है जिसके अंदर कितने आ रहे हैं 4 एलिमेंट्स आ रहे हैं। हाउ मैनी फंक्शंस आर देयर, कितने फंक्शन बनाए जा सकते हैं फ्रॉम ए टू बी। देखिए इसका सलूशन, लेट ए एंड बी बी 2 फाइनाइट सेट्स हैविंग m एलिमेंट्स। ए के अंदर एलिमेंट्स कितने आ रहे हैं m, और b के अंदर एलिमेंट्स कितने आ रहे हैं n। देन टोटल नंबर ऑफ़ फंक्शंस फ्रॉम ए टू बी, ए से b तक कितने फंक्शन बनाए जा सकते हैं, उसका फार्मूला ये है ऑर्डर ऑफ b रेज़ टू पावर ऑर्डर ऑफ a, यानी जो सेट बाद में है उसके ऑर्डर को वो ऑर्डर लिखना है और उसकी पावर में जो सेट पहले आ रहा है उसका ऑर्डर लिखना है। इसके मुताबिक ऑर्डर ऑफ b आ रहा है जी 4, और a का ऑर्डर इसके अंदर आ रहा है 3, तो 4 रेज़ टू पावर 3 जो है वो आंसर कितना आ जाएगा 64। तो इतने फंक्शन जो हैं वो a से b की तरफ बनाए जा सकते हैं, 64 फंक्शंस जो है। नेक्स्ट एक डेफिनेशन है क्वेश्चन 5,
डिफाइन सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है? अ रिलेशन आर ऑन अ सेट ए इज सिमेट्रिक इफ व्हेन एवर ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर। अगर ये वाला ऑर्डर पेयर उस रिलेशन के अंदर मौजूद है तो बी कॉमा ए जो है ये ऑर्डर पेयर भी इसी रिलेशन के अंदर मौजूद होना चाहिए। ऐसे रिलेशन को हम क्या बोलते हैं? सिमेट्रिक। और इसे लिखते ऐसे हैं, ए रिलेट टू बी इम्प्लाइज बी रिलेट टू ए। जैसे आप देखिए 1,1 अगर इस R1 में है तो इसका जब मैं रिवर्स करूँगा वो भी 1,1 वो भी R1 में मौजूद है। 1,2 इसका जब हम इसका ऑर्डर पेयर जब हम चेंज करेंगे वो 2,1 बनेगा, वो भी इसके अंदर मौजूद है। 1,3 का 3,1 बना, ये भी मौजूद है। 2,2 को इंटरचेंज करोगे 2,2 ये भी इसके अंदर मौजूद है। यानी हर ऑर्डर पेयर अगर ए कॉमा बी बिलोंग करता है आर को तो इसको इंटरचेंज कर दें, ए और बी की जगह को आपस में बदल दें तो बी कॉमा ए ये भी बिलोंग करना चाहिए आर को। इस रिलेशन को हम क्या बोलते हैं? सिमेट्रिक रिलेशन। में 7 है जी, डिफाइन जी जेड टू जी बाय द रूल जी ऑफ एन इज इक्वल टू एन स्क्वायर फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू जी इज़ जी इज़ 1 to 1। क्या ये फंक्शन 1 to 1 है? या तो प्रूव करें या फिर इसकी एक काउंटर एग्जांपल हमने ढूंढनी है। आप इसमें देखिए 1 पहले समझें कि 1 फंक्शन कहते किसको हैं। ये मैंने सेट x लिया है और यहाँ पर एक सेट y है और इसके दरमियान में एक फंक्शन लगाया और इसे हम डिफ़ाइन कर रहे हैं f ऑफ x इज़ इक्वल टू 2x + 1। अब यहाँ n बिलोंग कर रहा है z को, सेट ऑफ इंटीजर है, यहाँ पर वेरिएबल x की बजाय n लिख देते हैं। अब आप देखिए इसमें अगर मैं x की वैल्यू -1 रखता हूँ, इसमें x की वैल्यू n की वैल्यू अगर -1 रखते हैं तो इधर आंसर कितना आ जाएगा? -1। यानी -1 का जो इमेज बना है वो -1 ही बना। और अगर इसमें मैं 1 पुट करता हूँ तो 1 का जो इमेज बनेगा वो 2 × 1 + 3 बन जाएगा। अगर इसमें 2 पुट करते हैं तो यहाँ पर आंसर जो है वो 5 आ जाएगा। 1 to 1 कहते हैं एक एलिमेंट का एक इमेज होना चाहिए। 1 एलिमेंट हैव एग्जैक्टली 1 इमेज जो है, इस फंक्शन को हम क्या बोलते हैं? 1 फंक्शन जो है, या 1 to 1। डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हैव डिस्टिंक्ट इमेजेस। हाँ, कब फंक्शन 1 to 1 नहीं होता? ये अगर मेरे पास सेट x है और यहाँ पर मैं सेट y ले लूँ और इस जगह पर हम एक फंक्शन लगाते हैं जी, इसे नाम रख देते हैं g का, तो g ऑफ n हमें गिवन है n²। अब देखते हैं कि ये फंक्शन 1 है या नहीं है। अगर इसमें मैं -1 पुट करता हूँ तो -1 का स्क्वायर जो है 1 आ जाएगा और इसमें अगर मैं 1 पुट करता हूँ तो 1 का स्क्वायर भी आंसर कितना आ जाएगा? 1। अब ये डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हैं और इनका इमेज क्या आ रहा है? सेम आ रहा है। तो ये फंक्शन हमारे पास 1 नहीं है। और इसी तरह अगर इसमें -2 पुट करूँ तो आंसर 4 मिलेगा, 2 पुट करूँ तब भी आंसर कितना मिलेगा मुझे? 4। तो जो फंक्शन 1 नहीं होता उसे बोलते हैं मैनी 1। यानी आप देखें मैनी 1, एक से ज़्यादा वैल्यू के लिए हमें इमेज जो है वो सेम मिल रहा है, इसको फिर कहते हैं मैनी 1। और जो फंक्शन मैनी 1 हो वो 1 नहीं है। इसका मतलब ये जो गिवन फंक्शन है ये 1 नहीं आ रहा। तो हम लिखेंगे hence g of n is not 1 to 1। ये फंक्शन 1 to 1 नहीं है। इसका एक रास्ता और है कि आप इमेजेस सेम लेकर, अगर हम इसमें इमेजेस सेम ले लें और प्रूव करेंगे कि एलिमेंट्स क्या आते हैं, इसमें इक्वल आते हैं। अगर इमेजेस को बराबर रखकर एलिमेंट्स इक्वल आ जाएं तो ये फंक्शन भी हमारे पास क्या होता है? 1 होता है। अगर ऐसा ना हो तो ये 1 नहीं है। जैसे अगर यहाँ मैं x² लिखता हूँ तो इधर आ जाएगा जी y²। यानी मैंने यहाँ पर आप g भी लिख सकते हैं f की बजाय, इस जगह यहाँ पर g लिख दीजिए। तो g ऑफ x का आंसर x² आएगा, g ऑफ y का आंसर जो है वो y² आएगा। अब यहाँ पर x² - y² इज़ इक्वल टू 0, x - y इंटू x + y इज़ इक्वल टू 0। यहाँ से हम लिख सकते हैं x - y इज़ इक्वल टू 0 और x + y इज़ इक्वल टू 0।
x माइनस वाई इज़ इक्वल टू 0, यहाँ से तो x की वैल्यू हमें y मिल जाएगी और यहाँ से x की वैल्यू कितनी मिलेगी माइनस वाई, यानी x की दो वैल्यूज़ आ रही हैं, एक x की वैल्यू y आ रही है, दूसरी x की वैल्यू माइनस वाई आ रही है। हालांकि एक आनी चाहिए थी, तो इसलिए हम कहेंगे कि ये फंक्शन जो है वो 1 1 नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, क्वेश्चन 8, हाउ मैनी टू परमुटेशंस आर देयर ऑफ, ये एक सेट दिया गया है, इसकी अगर दो दो की परमुटेशन बनाई जाएं तो वो कितनी टोटल परमुटेशन बनेगी वो बतानी है, और फिर राइट देम ऑल, वो तमाम बनानी भी हैं। भाई इसके लिए फार्मूला होता है, परमुटेशन कहते हैं अरेंजमेंट्स को, फार्मूला इसके लिए है NPR, यानी आप देखें सेट के अंदर कितने एलिमेंट्स आ रहे हैं 4, और 4p2 होता है 4 × 3, और ये आंसर कितना आ जाएगा 12। या इसको आप ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं, NPR का फार्मूला होता है n फैक्टोरियल ओवर n माइनस r का फैक्टोरियल। इस फार्मूले से भी देख सकते हैं। अब 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 माइनस 2 का फैक्टोरियल, तो 4 फैक्टोरियल होगा 4 3 2 और फिर आगे 1, और इसी तरह 2 फैक्टोरियल होगा 2 × 1, ये कटिंग हो जाएगी, तो आंसर कितना आ जाएगा 12। तो इसके अंदर टोटल जो है वो 12 परमुटेशन, 2 परमुटेशन 12 बनेगी। अब वो बना के भी देखनी है कौन सी हैं। अगर हम इस W को X से मिला दें, फिर W को मिलाएं Y से, और W को मिला दें Z के साथ, इसी तरह अगर हम देखें X को मिलाएंगे Y से, फिर X को Z के साथ, फिर Y को Z के साथ, ये टोटल हमारे पास अभी 6 बनी है। और इन्हीं को अगर मैं रिवर्स कर दूं, XW और फिर YW, ZW और YX, और यहाँ पे आ जाएगा जी ZX, और इधर आ जाएगा ZY। तो आप ये काउंट कीजिए 1 2 3 6 9 और 12, तो टोटल नंबर ऑफ परमुटेशन 12 बनेगी। फार्मूले से भी हमने वेरीफाई कर लिया और सारी बनाकर भी देख ली हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2 में 10 है, ड्रा द ग्राफ ऑफ द बाइनरी रिलेशन C फ्रॉम R टू R, यानी इसकी जो डोमेन है वो भी R है और को डोमेन भी R है। डिफाइन एज, ये एक उसने इक्वेशन दी गई है, इसका हमने ग्राफ बनाना है, और अगर इसमें x² y² के कोफिशिएंट सेम आए, दरमियान में साइन भी पॉजिटिव हो, तो ये सर्कल की इक्वेशन है, और ये यूनिट सर्कल है क्योंकि इसका रेडियस 1 आ रहा है। तो इसका हमने ग्राफ बनाना है। इसके लिए आप पहले y की वैल्यू यहाँ से फाइंड कर लीजिए, यानी y बराबर हो जाएगा ±√1 - x²। अब आपने x की ऐसी वैल्यूज़ रखनी हैं कि जिससे हमें कोई स्क्वायर रूट आंसर मिल जाए, और वो मिले भी R में, यानी इसमें हम 2 नहीं रख सकते। अगर हम 2 का स्क्वायर करेंगे 4, 1 - 4 अगर हम करते हैं तो आंसर -3 आ जाएगा, स्क्वायर रूट में वो इमेजिनी में चले जाएगा, हमें R में आंसर चाहिए। तो x की वैल्यूज़ हम रख सकते हैं -1 से लेकर +1 तक। इसमें x की वैल्यू आप 1 लगाइए तो y की वैल्यू कितनी मिलेगी 0। x की वैल्यू आप इसमें 0.5 लगाइए, देखिए 1 ± 1 - 0.5, यानी यहाँ पर अगर हम 0.5 रख कर इसे सॉल्व करें और 0.5 का स्क्वायर अगर आप करते हैं तो वो आ रहा है जी 0.25, और 1 - 0.25 करेंगे तो 0.75, और इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो 0.866 आ जाएगा। 0.75 का अगर हम स्क्वायर रूट करते हैं तो ± 0.866। अगर x की वैल्यू इसमें 0 लगाते हैं तो y की वैल्यू ±1 आती है। इस तरह -0.5 पे भी 0.866, और -1 का स्क्वायर करेंगे +1 हो जाएगा, 1 - 1 0। अब इसको हमने ग्राफ पेपर के ऊपर बनाना है इन वैल्यूज़ को, और ये एक हमारे पास यूनिट सर्कल है। भाई x की वैल्यू इधर राइट साइड पर पॉजिटिव होती हैं, लेफ़्ट साइड पर नेगेटिव, y की वैल्यू ऊपर पॉजिटिव और यहाँ y की वैल्यू नेगेटिव। तो x की वैल्यू तो एक हमने रखनी है जी 0, फिर रखनी है 0.5 और फिर एक वैल्यू 1 है। और अगर हम 0 रखते हैं तो y की वैल्यू ±1 आ रही, यानी यहाँ हम रख लेते हैं 0.5 और इधर वैल्यू 1, यहाँ पर माइनस का 0.5 और इधर वैल्यू कितनी -1। अब हम देखते हैं जी यहाँ, और x की वैल्यू भी रखते हैं -0.5 और x की वैल्यू -1, यहाँ x की वैल्यू 1 है।
x की वैल्यू 1 रखी जाए तो y की वैल्यू 0 आ रही है, बिल्कुल यहाँ पे आ जाएगा जी 1 पे 0 और -1 के ऊपर भी कितनी आ रही है 0। 0.5 रखूँ तो प्लस का 0.86, ये 0.5 x की वैल्यू है। 0.86 जो है 1 के बहुत ज़्यादा करीब होगा, यहाँ पे लगा दिया। -0.86 -1 के करीब होगा, यहाँ लगा दिया। उसके बाद x की वैल्यू अगर -0.5 रखता हूँ, फिर प्लस माइनस पॉइंट, ये x की वैल्यू -0.5 है, 0.86 पॉजिटिव यहाँ और नेगेटिव इस -1 के बहुत ज़्यादा करीब। और अगर हम x की वैल्यू 0 रखते हैं तो y की वैल्यू +-1 है, ये y +1 आ गया और इधर y की वैल्यू -1 आ गई है। यानी अब इन तमाम जो हमारे पास डॉट्स आए हैं इनको आपस में स्मूथली हमने ज्वाइन कर देना, तो ये हमारे पास एक क्या बन जाएगा, यूनिट सर्कल बन जाएगा। ऐसा सर्कल के जिसका रेडियस किस चीज़ के बराबर आ रहा है, 1 के। तो ये था जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट पोर्शन है जी लॉन्ग क्वेश्चन का, वो देखिए। नेक्स्ट है लॉन्ग क्वेश्चन का पोर्शन है, उसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, define a relation on the set of all integers z as for all integers m and n m relation n if and only if m is equal to n modulo 3। सबसे पहले तो हमने इसको समझना है, ये m इज़ इक्वल टू n मोडुलो 3, इसका मतलब क्या है, इसे बोलते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन जो है। अच्छा अब देखिए इसमें इसका मतलब ये होगा कि m इज़ इक्वल टू n है ना, तो आपने इन दोनों नंबर्स को आपस में माइनस करना है, m माइनस n, और ये जो मॉडुलो दिया गया है 3, ये 3 डिवाइड्स m माइनस n। अगर तो 3 डिवाइड करेगा m माइनस n को, तो उस रिलेशन को हम इस तरह से लिखेंगे। इसको आप ऐसे समझिए, अगर 8 माइनस 3 हो डिवाइडेड बाई 3, 18 माइनस 3 डिवाइडेड बाई 3, 18 में से 3 माइनस करेंगे 15 डिवाइडेड बाई 3, तो ये आंसर कितना आ जाएगा 5। तो हम कहते हैं जी 3 जो है वो डिवाइड कर रहा है इन दोनों के डिफरेंस को। तो m इज़ इक्वल टू n मॉडुलो 3 का मतलब ये होगा कि इन दोनों का डिफरेंस जो है और 3 डिवाइड करना चाहिए इन दोनों के डिफरेंस को। इस रिलेशन को कहता जी प्रूव डैट r इज़ एन इक्विवेलेंस रिलेशन जो है। इक्विवेलेंस के लिए आपने 3 प्रॉपर्टीज़ प्रूव करनी होती हैं, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। अगर किसी रिलेशन के अंदर ये 3 प्रॉपर्टीज सेटिस्फाइड हो जाए तो हम कहते हैं कि वो रिलेशन कौन सा है, इक्विवेलेंस रिलेशन है। अच्छा जी, अब रिफ्लेक्सिव क्या है कि आपने ये दोनों कांस्टेंट जो है वो सेम कर देने। रिफ्लेक्सिव के केस में ये दोनों कांस्टेंट, तो n की जगह पे मैंने m लिख दिया, m इज़ इक्वल टू m। अब आप ये जो आपको ऑपरेशन बताया गया इसे अप्लाई करके देखिए, m माइनस n क्या आंसर आएगा 0, और ये 0 इज़ डिविजिबल बाय 3। 0 जो है वो डिविजिबल बाय 3 है, इसका मतलब इसके अंदर रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी होल्ड कर रही है। सिमेट्रिक होता है कि a बराबर होता है b के, यानी अगर आपको ये गिवन है m इज़ इक्वल टू n मॉडुलो 3, तो आपने प्रूव करना है n इस तरफ आ जाना चाहिए, m को उस तरफ ले जाना है, इसे बोलते हैं सिमेट्रिक। गिवन क्या है, m इज़ इक्वल टू n मॉडुलो 3, इसका मतलब ये होगा देन m माइनस n इज़ डिविजिबल बाय, यहाँ लिखेंगे जी डिविजिबल बाय 3। अब m माइनस n इज़ डिविजिबल बाय 3 से डिविजिबल है। इसी तरह जब आप लिखेंगे n माइनस m में से अगर मैं कॉमन लूँ नेगेटिव साइन, ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव, ये आ जाएगा माइनस का m माइनस n, और जो m माइनस n है आप देखिए वो डिविजिबल बाय क्या है 3 है। तो इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर ये वाला नंबर डिविजिबल बाय 3 है तो n माइनस m इज़ आल्सो डिविजिबल बाय 3। वो कैसे देखें, अगर 36 डिविजिबल बाय 3 है तो माइनस 36 भी क्या होगा, डिविजिबल बाय 3 होगा। तो नेगेटिव साइन भी अगर करेंगे तो वो भी हमारे पास क्या आएगा, डिविजिबल बाय 3। तो n माइनस m इज़ आल्सो डिविजिबल बाय 3, इसको लिख सकते हैं n इज़ इक्वल टू m मॉडुलो 3। अब ये देखें m और n की जगह रिप्लेस हो गई है, इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक। अब लास्ट प्रॉपर्टी है ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव का मतलब ये है कि अगर आपने a को बराबर रखा है b के और b को बराबर रखा हुआ है c के, कोई ऐसा रिलेशन है इसमें a और b बराबर हैं, फिर b और c बराबर है, हमने प्रूव करना है कि a और c उनके दरमियान में रिलेशन जो है वो भी क्या आता है, सेम आता है, वो इक्वल आता है। देखें
m इज़ इक्वल टू n मॉडलो 3, इसका मतलब ये होगा m माइनस n इज़ डिविजिबल बाय 3 होगा। डिविजिबल बाय 3 का मतलब ये है कि वो 3 का मल्टीपल होगा और जो दूसरा मल्टीपल है उसको मैंने नाम रख दिया है m1 का। जैसे यहाँ देखिए 15 डिविजिबल बाय 3 है, तो इसका जो दूसरा मल्टीपल है 3 इंटू 5 करेंगे तो 5 भी डिविजिबल बाय 15 बिल्कुल है। तो यहाँ पर m माइनस n को मैंने नाम रख दिया जी 3, इसका जो भी आंसर आएगा 3m1। और एक और रिलेशन डिफ़ाइन कर लिया है n और l के दरमियान। अब हम रिलेशन ट्रांसिटिव लेके आएंगे किसके दरमियान में, m और l के दरमियान में। यानी m बराबर n के था, n l के, तो m को l के इक्वल प्रूव कर लेना। अब n इज़ इक्वल टू n मॉडलो 3 का मतलब ये है n माइनस l इज़ डिविजिबल बाय 3, और डिविजिबल बाय 3 का मतलब है 3m2। यहाँ लिख दिया m1 m2 कोई और इंटीजर हैं, जैसे 15 डिविजिबल बाय 3 था, लेकिन 15 डिविजिबल 5 भी है, एक और इंटीजर मिल गया। इसी तरह m1 m2 हमें कोई और दूसरे 2 इंटीजर मिल रहे, दोनों को आप ऐड कर लीजिए। यानी अगर हम नाम रख दें इसे इक्वेशन नंबर 1, इसे इक्वेशन 2 का एडिंग 1 एंड 2, 1 और 2 को ऐड करेंगे लेफ़्ट हैंड साइड लेफ़्ट में, राइट में। m माइनस n प्लस n माइनस l, दोनों n कैंसिल हो जाएंगे, m माइनस l, और यहाँ ऐड करेंगे 3m1 प्लस 3m2। यहाँ से 3 कॉमन ले लो, m1 प्लस m2 को एक नया नाम रख दो m का, क्योंकि 2 इंटीजर के सम से भी आंसर एक इंटीजर ही आना है, उसे नाम रख दिया m का। इसका मतलब m माइनस l इज़ डिविजिबल बाय 3 है, और इसी रिलेशन को आप लिख सकते हैं m इज़ इक्वल टू l मॉडलो 3 जो है। तो ये हमारे पास प्रॉपर्टी कौन सी है, ट्रांजिटिव। और किसी भी रिलेशन के अंदर अगर ये 3 प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड हो जाएं, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, उस रिलेशन को हम क्या बोलते हैं, इक्वलेंस रिलेशन जो है। सर जी क्वेश्चन 2 लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर स्टेट एंड प्रूव डी मॉर्गन्स लॉ। पहले तो ये पता होना चाहिए कि डी मॉर्गन लॉ इसकी स्टेटमेंट क्या है, उसके बाद देखते हैं इसका प्रूव। डी मॉर्गन लॉ जी पहली स्टेटमेंट है जो ये है कि ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इज़ इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। यानी अगर ब्रैकेट के अंदर यूनियन है तो बाहर जो है वो क्या आ जाएगा, इंटरसेक्शन आ जाएगा। और सेकंड इसकी स्टेटमेंट ये है कि ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट इज़ इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ये दोनों ही डी मॉर्गन्स लॉ की स्टेटमेंट हैं, और यहाँ पर ए और बी सबसेट हैं किसी भी यूनिवर्सल सेट यू के। ये तो जो आ गई फॉर एनी 2 सेट्स ए एंड बी सच डैट ए बी जो है वो सबसेट है किसके, यूनिवर्सल सेट के। अब आते हैं इसके प्रूफ की तरफ कि इन्हें प्रूफ कैसे हमने करना है। लेकिन उससे पहले आप ये समझ लीजिए, प्रूफ से पहले अगर लिखा हो x बिलोंग्स टू ए यूनियन बी, तो इसके लिए हम लिखेंगे x बिलोंग्स टू ए और x बिलोंग्स टू बी। अगर यूनियन है तो यूनियन को हम चेंज करेंगे किस में, और में, और अगर और दिया गया होगा तो उसको वापस ले जाएंगे किस में, यूनियन के अंदर। लेकिन अगर यही चीज़ हमारे पास इंटरसेक्शन में आ जाए, x बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन b, तो लिखेंगे x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू b। यानी इंटरसेक्शन जो है वो बदल जाएगा किस में, एंड में, और जो यूनियन है वो बदलेगी किस में, और के अंदर। प्रूफ से पहले इन 2 चीज़ों का ख्याल रखना है कि यूनियन को हम बदलेंगे और में, इंटरसेक्शन को बदलेंगे एंड में। और ये बिलोंग्स टू केस है। अगर ऐसे आ जाए x डज़ नॉट बिलोंग टू ए यूनियन बी, फिर इसे आपने लिखना है x डज़ नॉट बिलोंग टू ए। अब यूनियन को और में बदलना था, लेकिन चूँकि ये डज़ नॉट का केस है तो अब यहाँ पर आप एंड करेंगे x डज़ नॉट बिलोंग टू ए, x डज़ नॉट बिलोंग टू बी। और इसी तरह ये केस है जी x डज़ नॉट बिलोंग टू ए इंटरसेक्शन b। इसे हम लिखेंगे x डज़ नॉट बिलोंग टू ए। अब यहाँ पर और आ जाएगा x डज़ नॉट बिलोंग टू b।
जब बिलोंग्स टू केस होगा तो यूनियन को बदलना है और में, और इंटरसेक्शन को बदलना है एंड में। इसी तरह एंड को इंटरसेक्शन में और को यूनियन में। लेकिन अगर डज नॉट का केस है तो यूनियन फिर एंड में आएगा और जो इंटरसेक्शन है वो किस में आ जाएगी, और के अंदर। तीसरी और आखिरी बात, अगर एक्स बिलोंग करता है सेट ए को, देन एक्स डज नॉट बिलोंग टू ए कॉम्प्लीमेंट। यानी अगर कोई एलिमेंट किसी सेट के अंदर मौजूद है तो वो एलिमेंट उसके कॉम्प्लीमेंट में कभी भी नहीं हो सकता। अब देखिए इसका प्रूफ। अब चूँकि उसने सिर्फ एक ही लॉ कहा हुआ है तो यहाँ दोनों नहीं, मैं सिर्फ पहले वाला प्रूव कर रहा हूँ। आप लेट कर लें एक्स एक ऐसा एलिमेंट है जो ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट में है। एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। फिर हम लिखेंगे अगर एक्स ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट में है तो फिर एक्स कभी भी ए यूनियन बी में नहीं होगा। जो एलिमेंट सेट में है वो उसके कॉम्प्लीमेंट में कभी नहीं, और जो कॉम्प्लीमेंट में है वो सेट में नहीं होगा। अब यहाँ से हमने लिखा कि x डज़ नॉट बिलोंग टू ए यूनियन बी। अब यूनियन का केस है और केस भी कौन सा है जी, डज़ नॉट का। तो इसको आप लिखेंगे x डज़ नॉट बिलोंग टू ए एंड x डज़ नॉट बिलोंग टू बी। यूनियन को हम और में बदलते हैं, लेकिन चूँकि केस डज़ नॉट का इसलिए किस में बदल रहे हैं, एंड के अंदर। अगर x a में मौजूद नहीं है तो फिर x मौजूद होगा a के कॉम्प्लीमेंट में। इसी तरह x जो है वो मौजूद होगा b के कॉम्प्लीमेंट में। सेट में नहीं है तो कॉम्प्लीमेंट में लाजमी होगा। अब दो सेट्स के दरमियान में एंड आ गया। यहाँ पर देखिए x बिलोंग्स टू a एंड होगा तो उसको किस में बदलना था, इंटरसेक्शन के अंदर, क्योंकि ये बिलोंग्स टू वाला केस है। तो यहाँ हम लिखेंगे x बिलोंग्स टू a कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट। भाई x एक ऐसा एलिमेंट है जो a कॉम्प्लीमेंट में भी है, b कॉम्प्लीमेंट में, जब दोनों में है तो इनकी इंटरसेक्शन में भी मौजूद होगा। अब x आपने लिया यहाँ से था, पहुँच वो इसमें गया, इसका मतलब इसका हर एलिमेंट इसके अंदर मौजूद है। तो यहीं से ही आप इसको ऐसा लिख सकते हैं कि a यूनियन b का कॉम्प्लीमेंट जो है वो सबसेट हो जाएगा a कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट का। इसे आप नाम रख दीजिए नंबर 1 का। अब हम इसमें करेंगे जी कन्वर्सली में अब एलिमेंट इसका सपोज कर लेना है और वो इसमें लेके आना है। यानी आप इसमें लेट कर लीजिए y एक ऐसा एलिमेंट है जो a कॉम्प्लीमेंट में भी है और साथ में b कॉम्प्लीमेंट में भी है। y बिलोंग्स टू a कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट। इसे हम लिखेंगे y बिलोंग्स टू a कॉम्प्लीमेंट एंड y बिलोंग्स टू b कॉम्प्लीमेंट। इंटरसेक्शन को बदलना है एंड के अंदर। अब y अगर a कॉम्प्लीमेंट को बिलोंग करता है तो y कभी भी a में मौजूद नहीं होगा और फिर y कभी भी b में मौजूद नहीं होगा। यानी आप देखिए अब ये एंड का केस है, x डज़ नॉट बिलोंग टू a एंड x डज़ नॉट बिलोंग टू b। अब इसी से आप स्टेप को ज़रा रीट्रैक करें। यहाँ से हम लिख सकते हैं y डज़ नॉट बिलोंग टू a यूनियन b। भाई y a में भी नहीं है, y b के अंदर भी मौजूद नहीं है, दोनों में नहीं है, तो इसके यूनियन में तो कभी भी नहीं आ सकता, क्योंकि यूनियन में हम सारे एलिमेंट्स को क्या करते हैं, इकट्ठा कर देते हैं। अब y एलिमेंट a में है ही नहीं, b में नहीं है, तो ऑब्वियसली इनकी यूनियन में भी कभी नहीं आएगा। अगर y इनकी यूनियन में नहीं आ रहा और ये डज़ नॉट बिलोंग टू है तो फिर y बिलोंग कर जाएगा a यूनियन b के कॉम्प्लीमेंट में, क्योंकि जो सेट के अंदर अगर मौजूद नहीं है तो सेट के वो कॉम्प्लीमेंट के अंदर लाजमी मौजूद होगा। अब यहाँ देखिए y आपने एलिमेंट इसका सपोज किया था, वो इसमें गया। यहाँ से हम लिख सकते हैं a कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट इज़ अ सबसेट ऑफ a यूनियन b का होल कॉम्प्लीमेंट। इसे नाम रखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का। अब आप देखिए दो सेट दोनों एक दूसरे के सबसेट बन गए, ये इसका सबसेट है और ये वाला इसका सबसेट। और जब दो सेट एक दूसरे के सबसेट बन जाए तो दोनों सेट आपस में इक्वल होते हैं। यहाँ से हम लिख सकते हैं a कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट इज़ इक्वल टू a यूनियन b का होल कॉम्प्लीमेंट। ये था जी प्रूफ हमारे पास डी मॉर्गन लॉ का। अगर आपने इसको सीख लिया है तो सेकंड वाला आप खुद ट्राई कीजिए कि इसको हम किस तरह से प्रूव कर सकते हैं। जी लॉन्ग क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 3 है, प्रूव दैट इफ n इज ऑड इंटीजर देन n क्यूब प्लस n इज इवन। आप मान लीजिए स्टेटमेंट को हम नाम रख देते हैं p ऑफ n का।
एन क्यूब प्लस एन, और इस वक्त एन कौन सा इंटीजर है? ऑड इंटीजर। ऑड इंटीजर होते हैं जी 1, 3, 5, 2 का इनमें डिफरेंस आ रहा है। पहला ऑड इंटीजर 1, फिर 3 आएगा, फिर 5 आएगा, फिर 7, 9 एंड सो ऑन। ऐसे हम प्रूव करेंगे विद द हेल्प ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। इसके अंदर एक बेसिक स्टेप होता है कि आप सपोज कर लें कि ये स्टेटमेंट ट्रू है किसके लिए? फॉर n इज इक्वल टू 1 के लिए, यानी p ऑफ 1 पहला ऑड इंटीजर, p ऑफ 1 क्यूब प्लस 1, ये आंसर 2 आया, और 2 हमारे पास क्या है? इवन है। अच्छा भाई, n इज इक्वल टू 3, दूसरा ऑड इंटीजर p ऑफ 3, ये आ जाएगा 3 रेज़ टू पावर 3 प्लस 3, 3 का क्यूब हो जाएगा हमारे पास 27, 27 प्लस का 3 आंसर आ गया 30। इसे आप लिख सकते हैं 2 इंटू 15, और ये भी हमारे पास क्या आ रहा है? इवन आ रहा है। अब आगे एक इंडक्शन स्टेप है, ये सेकंड स्टेप है हमारा। एज्यूम हम करेंगे कि ये जो स्टेटमेंट है के लिए भी ट्रू है, कोई और आगे हम जाकर एक इंटीजर ऑड इंटीजर ले रहे हैं, और यहाँ पर के बिलोंग टू n को कर रहा है, लेकिन कौन सा इंटीजर होगा? ऑड इंटीजर। भाई देखिए, जैसे 1 के लिए, 3 के लिए, इसी तरह 5, 7 को हमने जर्नल ले लिया कि इसमें ये के लिए भी स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है, यानी हम लिखेंगे यहाँ पर p ऑफ के क्यू प्लस के, इससे भी आंसर इवन आएगा, उसे हम लिख सकते हैं जी 2 इंटू एम। जैसे यहाँ 30 आंसर आया था, उसे मैं लिखा था 2 इंटू 15, एक इंटीजर इसमें 2 आया था, दूसरा 15, यहाँ पर एक मैंने 2 ले लिया और दूसरे वाला मैंने m ले लिया, और मान लिया कि ये स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है। अब लास्ट ये होता है कि हमने इसी स्टेटमेंट को k+1 के लिए इसी स्टेटमेंट को हमने प्रूव करना है नेक्स्ट के लिए, लेकिन आपको पता है चूँकि ये ऑड है तो इसलिए नेक्स्ट जो आएगा वो हमारे पास k+1 नहीं, बल्कि यहाँ पर हम क्या लेंगे? k+2, क्योंकि ऑड इंटीजर में 2 का फ़र्क आता है। तो नेक्स्ट अगर आपने ये वाला ऑड इंटीजर रखा है तो इससे नेक्स्ट जो ऑड इंटीजर होगा वो कौन सा होगा? k+2। भाई k+2 के लिए भी ये आंसर इवन आएगा। देखते हैं इसे, यहाँ भी k+2 का मैंने क्यूब कर दिया, इस n की जगह पे मैंने k+2 लिख दिया। अगर क्यूब की एक्सपेंशन करूँ तो a क्यूब प्लस का b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस b, और फिर है जी k+2, ये आ जाएगा k क्यूब, और 8 प्लस का 2 करेंगे, यहाँ आंसर 10 आ जाएगा, और 3 इंटू 2 6k, और उसको इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो 6k², और इस 6k को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 12k, और साथ में है जी प्लस का k, ये जो रह गया था। अब आप देखिए k³ प्लस k, इक्वेशन नंबर 1 से k³ प्लस k ये किस चीज़ के बराबर है? 2m के, तो यहाँ तो मैं लिख दूँगा 2m, उसके बाद है 6k² प्लस 12k और प्लस का 10। अब आप यहाँ से अगर 2 कॉमन ले लें तो m प्लस का 3k² प्लस का 4k, 2 कॉमन लिया हुआ तो यहाँ आ जाएगा 6k, और फिर प्लस का 5। तो आप देख लीजिए ये सारा जो आंसर आया वो इवन आया। भाई इस जगह पर जो मर्जी आंसर बने, चाहे इस जगह पर आंसर इवन बने, ऑड बने, उसने 2 से मल्टीप्लाई होकर फाइनली आंसर क्या दे देना है? इवन दे देना। देखिए जैसे अगर यहाँ पर ऑड था तो ऑड नंबर भी जब 2 से मल्टीप्लाई होता है तो वो इवन हो जाता है। यहाँ चाहे 16 हो फिर भी आंसर 2 से मल्टीप्लाई होकर इवन होना है, 15 हो तब भी आंसर 2 से मल्टीप्लाई होकर इवन हो जाएगा। तो ये सारी ब्रैकेट का कुछ भी आंसर हो सकता है, लेकिन उससे 2 से मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाना है? इवन हो जाना है। तो मैथमेटिकल इंडक्शन से हम ये कहेंगे कि ये स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है फॉर ऑल ऑड इंटीजर। तो यही हमने जो है वो प्रूव करना था। तो यहाँ पर आप लिख लीजिए हेंस प्रूव बाय मैथमेटिकल इंडक्शन। मैथमेटिकल इंडक्शन से ये साबित हो गया कि ये स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 4, यूज मैथमेटिकल इंडक्शन टू प्रूव दैट
1 + 3 + 5 so on 2n - 1 is equal to n square for all integers n greater than or equal to 1। मैथमेटिकल इंडक्शन के मदद से हमने इस स्टेटमेंट को प्रूव करना है और इसके ऊपर कंडीशन है कि n की वैल्यू 1 और 1 से ग्रेटर होनी चाहिए। मैथमेटिकल इंडक्शन के अंदर एक बेसिक स्टेप होता है जो कि है फॉर n इज़ इक्वल टू 1, यानी यहाँ से आप फर्स्ट टर्म लिखेंगे और राइट हैंड साइड पे n की जगह पर ये वैल्यू लगाएंगे 1, तो 1 स्क्वायर इज़ इक्वल टू 1, 1 इज़ इक्वल टू 1। द स्टेटमेंट इज़ ट्रू फॉर n इज़ इक्वल टू 1। भाई ये 1 के लिए भी ट्रू होगी। इसी तरह आप 2 के लिए देखें, 2 के लिए मतलब ये होता है कि यहाँ से आपने फर्स्ट 2 टर्म, तो फर्स्ट 2 टर्म का जब हम सम करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 4, यानी फर्स्ट 2 टर्म यहाँ आप लिखेंगे जी 1 + 3 और यहाँ 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 इज़ इक्वल टू 4। तो हम कहेंगे बेसिक स्टेप तो इसका प्रूव हो गया, थस द रिज़ल्ट इज़ ट्रू फॉर n इज़ इक्वल टू 1। अब इंडक्शन स्टेप ये है कि आप सपोज करेंगे कि ये जो स्टेटमेंट है ये ट्रू है फॉर n इज़ इक्वल टू k के लिए भी ट्रू है, जैसे 1 के लिए, 2 के लिए, 3 के लिए और k के लिए भी ये स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है। इसमें क्या काम करना है कि जहाँ पर n है उस n की जगह पर k लिख दीजिए और इसे नाम रख दें इक्वेशन नंबर 1 का। अब इसी स्टेटमेंट को हम प्रूव करेंगे फॉर n इज़ इक्वल टू k + 1 के लिए। इसी स्टेटमेंट को k + 1 के लिए भी प्रूव करना है, k के लिए सपोज करना है और नेक्स्ट जो है वो k + 1 के लिए इसे प्रूव कर देना है। इसके लिए आपने लास्ट टर्म लेनी है। देखिए लास्ट टर्म हमारे पास आ रही है 2n - 1, n की जगह पर आपने k + 1 रखना है, तो ये आ जाएगा 2k + 2 - 1 फिर 2k + 1। लास्ट टर्म में n की जगह पर k + 1 रखने से सॉल्व किया, जो आंसर आया इस आंसर को इक्वेशन नंबर 1 में दोनों तरफ ऐड कर लें। ये आ जाएगा 1 + 3 + 5 so on 2k - 1 इज़ इक्वल टू k² प्लस, भाई यहाँ पर हम 2k + 1 राइट हैंड साइड पे भी ऐड कर देंगे और लेफ़्ट हैंड साइड पे भी 2k + 1 ऐड करेंगे, यानी राइट हैंड साइड और लेफ़्ट हैंड साइड पे इक्वेशन नंबर 1 में मैंने 2k + 1 ऐड करवा दिया। ये आया कहाँ से, आपने लेफ़्ट हैंड साइड की लास्ट टर्म लेनी है, n की जगह k + 1 रख कर सॉल्व कीजिए, जो आंसर आया उस आंसर को दोनों तरफ इक्वेशन नंबर 1 में ऐड कर दें। अब आपने राइट हैंड साइड को ऐसा सॉल्व करना है कि इस n की जगह पर हमें k + 1 लिखा हुआ नज़र आए। राइट हैंड साइड को इस तरह सॉल्व करेंगे कि इस n की जगह पर k + 1 लिखा हुआ नज़र आए, तो आप देखिए ये फार्मूला बन गया है। इसको हम लिख सकते हैं k + 1 का होल स्क्वायर, a² + b² प्लस का 2ab। तो ये 1 के लिए भी ट्रू हो गया, 2 के लिए भी ट्रू हो गया और k के लिए हमने खुद सपोज किया था कि ये ट्रू है और k + 1 के लिए भी ये ट्रू हो गया, तो हम लिखेंगे इस इज़ ट्रू फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर, हैंस इट इज़ ट्रू फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स। भाई ये तमाम पॉजिटिव इंटीजर के लिए स्टेटमेंट जो है वो ट्रू होगी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 5, लेट f R/R एंड g R/R। क्या मतलब इसका, इसकी डोमेन भी सेट ऑफ रियल नंबर है और को डोमेन भी क्या है, सेट ऑफ रियल नंबर। डिफाइन बाय f ऑफ x को ये डिफ़ाइन किया गया है 3x + 2 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R और g ऑफ x इज़ इक्वल टू x - 2/3 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R। शो डैट f एंड g आर इनवर्स ऑफ ईच अदर। ये हमने साबित करना है कि फंक्शन f और g ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं, इन्वर्स हैं। देखिए अगर मैं यहाँ लिखता हूँ 7 और 1/7, मैं कहूँ साबित कीजिए ये दोनों नंबर एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हैं। भाई किस तरह साबित करेंगे, इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर में अगर आइडेंटिटी आ गया तो ये दोनों नंबर एक दूसरे के क्या होंगे, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। इसी तरह मैट्रिसेस के अंदर होता है कि a को a इन्वर्स से मल्टीप्लाई करते हैं
आंसर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है। मैं एग्जांपल के तौर के ऊपर 2x2 का एक मैट्रिक्स लिख देता हूँ विच इज़ आइडेंटिटी। तो दो मैट्रिसेस को अगर आपस में मल्टीप्लाई करने से आंसर आई आ जाए, आइडेंटिटी आ जाए, तो ये दोनों मैट्रिसेस आपस में क्या हैं, एक दूसरे का इन्वर्स। इसी तरह दो फंक्शन आपस में उस वक़्त एक दूसरे के इन्वर्स होंगे कि जब हम इन्हें ऑपरेट करवाएंगे तो आंसर में हमारे पास x आ जाए, और इसको बोलते हैं कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। एफ ओ जी ऑफ एक्स का आंसर x आना चाहिए और जी ओ एफ ऑफ एक्स का आंसर भी किस चीज़ के बराबर आना चाहिए, x के। अगर इसका आंसर x आ गया तो ये दोनों फंक्शन एक दूसरे के क्या कहलाएंगे, इन्वर्स कहलाएंगे। तो देखिए इसको किस तरह सॉल्व करना है। सबसे पहले हम फाइंड करते हैं जी एफ ओ जी ऑफ एक्स, एफ और ब्रैकेट में आ जाएगा जी ऑफ एक्स। अब इस जी ऑफ एक्स को हमने पुट करना है एफ में। अब आप गौर कीजिए, इस एक्स की जगह पर हमने इस एक्स की जगह पर जी एक्स लिखा है, तो भाई जो वैल्यू लेफ़्ट हैंड साइड में लिखी है वही वाली वैल्यू हम राइट हैंड साइड पे लिखेंगे। एक्स की जगह जी ऑफ एक्स प्लस 2। अब जी ऑफ एक्स की वैल्यू, जी ऑफ एक्स नाम किस चीज़ का है, x माइनस 2/3। तो ये वाला 3 इस 3 से कैंसिल, प्लस 2 इस माइनस 2 से कैंसिल, तो आंसर किस चीज़ के बराबर आ गया, x के। तो ये साबित करता है कि ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं, इन्वर्स। इसी तरह हम ये भी फाइंड करेंगे जी ओ एफ ऑफ एक्स, इसका आंसर भी x ही आना चाहिए। तो जी ओ की जगह ब्रैकेट लग जाएगी, इधर आ जाएगा एफ ऑफ एक्स। अब इस एफ ऑफ एक्स को हम किस में पुट कर रहे हैं, जी में, और इस x की जगह पर हमने एफ ऑफ एक्स पुट किया है। जो वैल्यू लेफ़्ट हैंड साइड में कर रही है वही वाली वैल्यू राइट हैंड साइड में। तो इस x की जगह पे भी एफ ऑफ एक्स माइनस 2 डिवाइडेड बाई 3। अब आप देखिए इसमें एफ ऑफ एक्स नाम किस चीज़ का है, 3x प्लस 2 माइनस 2/3, माइनस 2 प्लस 2 कैंसिल, 3 से कैंसिल हो जाएगा। तो ये आंसर किस चीज़ के बराबर आ जाएगा, x के। तो एफ ओ जी ऑफ एक्स का आंसर भी x आया, जी ओ एफ ऑफ एक्स का आंसर भी किस चीज़ के बराबर आ रहा है, x के। तो ये बात साबित होती है, यहाँ पर हम लिखेंगे हैंस एफ एंड जी आर इनवर्स ऑफ ईच अदर। ये दोनों ही एक दूसरे के क्या हैं, इन्वर्स। तो स्टूडेंट्स ये था यदि हमारा लास्ट क्वेश्चन इस पेपर का। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए ताकि हमारी हौसला अफजाई हो सके। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय वीडियो।